नमस्कार, स्वदेश एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। स्वदेश एजेंडा में आज बात नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी की और प्रचंड तैयारी की। नरेंद्र मोदी या यूं कहें कि एनडीए सरकार की नई पारी की शुरुआत हो गई है। सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया है। जल्द ही सब काम पर लग जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई सरकार के सामने गठबंधन की चुनौतियां कई हैं। एक तरफ तो सरकार बचाए रखने की कवायद है, दूसरी ओर बीजेपी ने जहां अपना जनाधार खो दिया उसको वापस लाने की जद्दोजहद भी। क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में जो चीजें पीएम मोदी के हाथ से निकल गई हैं उन्हें समेटना आसान नहीं होगा। अब 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम इतने जटिल हैं कि उन्हें समझना और उन समस्याओं को समझकर उसका निदान करना भी आसान काम नहीं होगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने कौन सी चुनौतियां हैं और वो उन चुनौतियों से कैसे निपट सकते हैं, और जो नई सरकार के साथ ही भाजपा संगठन और नए मंत्रियों के लिए क्या चुनौतियां रहने वाली हैं, या मंत्रिमंडल के गठन से पीएम मोदी ने संतुलन साध लिया, इन सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे स्वदेश एजेंडा में। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। देश में एक बार फिर मोदी सरकार। जी हां, शपथ ग्रहण के साथ ही मोदी सरकार ने अपनी तीसरी पारी की शुरुआत कर दी है। मोदी 3.0 सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंबो मंत्रिपरिषद बनाकर वो सारे समीकरण साधने की कोशिश की है जिनसे गठबंधन की सरकार पर सवाल खड़े हो रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अब तक का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है, क्योंकि 2014 में मोदी ने 55 तो 2019 में 58 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। लेकिन अब की बार उन्होंने 71 मंत्रियों के साथ शपथ लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इनमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री हैं। मोदी मंत्रिमंडल में मेरिट को ध्यान में रखते हुए जहां ज्यादातर पुराने चेहरों को तवज्जो दी गई है, तो वहीं 33 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। साथ ही 7 महिला सांसदों को मंत्री बनाया गया है। मोदी के मंत्रिमंडल में जो जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की गई है, उनमें सबसे ज्यादा 27 चेहरे ओबीसी, 21 सामान्य, 10 दलित, 5 आदिवासी और 5 अल्पसंख्यकों के जरिए सबका साथ सबका विकास देने का संदेश दिया है। लेकिन मोदी मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है, तो वहीं 36 पुराने चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। 1 दर्जन से ज्यादा नाम मोदी कैबिनेट में चौंकाने वाले भी रहे। इसके साथ ही 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी कैबिनेट में जगह मिली है। इनमें शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, सर्बानंद सोनोवाल, एचडी कुमारस्वामी, जीतन राम मांझी और राजनाथ सिंह का नाम शामिल है। राजनाथ लगातार तीसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। नरेंद्र मोदी भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। मोदी मंत्रिमंडल में 24 राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके अलावा इस बार मोदी कैबिनेट में कई सरप्राइज फैक्टर भी देखने को मिले हैं, जैसे रवनीत सिंह बिट्टू और एल मुरुगन चुनाव हारे। ये चेहरे ऐसे जिन्हें लोकसभा चुनाव में हार मिली, बावजूद इसके उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली है। इसके अलावा 11 चेहरे ऐसे हैं जो चुनाव नहीं लड़े, फिर भी उन्हें मंत्री बनाया गया है। ये सभी अलग अलग राज्यों से राज्यसभा सदस्य हैं। अब नई सरकार भी बन गई। कैबिनेट की बैठक में विभागों का बंटवारा भी हो गया है। मोदी लगातार कहते रहे हैं कि पिछले 10 साल का कार्य तो सिर्फ ट्रेलर है, उनका तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों वाला होगा। ऐसे में जहां मोदी सरकार का 100 दिन का रोड मैप तैयार है, तो वहीं मोदी सरकार के 5 साल के कामों पर सबकी नजर रहने वाली है। जिन बड़े फैसलों में मोदी को अपनी गारंटी पूरी करना है, उनमें एक देश एक चुनाव, समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू करना, स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत का विस्तार, विदेश नीति में यूएनएसी की स्थायी सदस्यता पर जोर, पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनेंगे। अब गठबंधन की सरकार में पीएम मोदी के लक्ष्य जितने बड़े हैं, चुनौतियां भी उतनी ही होंगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती गठबंधन की सरकार में जो मानी जा रही है, वो है सबको साथ लेकर चलने की, जिस पर विरोधी तंज कस रहे हैं। एक आध दल ने कुछ नाराजगी भी प्रस्तुत की है उनके सामने, तो ये तो होगा, क्योंकि ये जनादेश खंडित था। ये किसी एक दल को सरकार बनाने का जनादेश नहीं था, ये एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट था और ये एक खंडित जनादेश था, हंग पार्लियामेंट थी। अब मिलीजुली सरकार बनी है। अब भविष्य में देखते हैं क्या आगे होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह का रवैया और जो शासन पिछले 10 साल में रहा,
वो शायद अब नहीं हो पाएगा। और अब संसद के अंदर भी जो विपक्षी दल हैं वो काफ़ी संख्या में जीत कर आए हैं, तो मनमाने तरीके से जो पहले संसद में कार्रवाई हुआ करती थी, अब वो हम नहीं होने देंगे। अब विपक्ष जो भी कहे, लेकिन जिस तरह से मोदी का पिछले 10 साल का कार्यकाल रहा है, साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि गठबंधन की सरकार में उनके तेवर ढीले पड़ने वाले नहीं हैं। अब देखना ये होगा कि अपने तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए अब सीधे चर्चा पर लौटेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मोदी सरकार की क्या चुनौतियां होंगी, जिस तरीके से जिम्मेदारी मिली है, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, विभागों का बंटवारा भी हो चुका है, अब ये किस तरह से आगे बढ़ेंगे, चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रदीप बैस हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सुखविंदर सिंह जैलदार हमारे साथ जुड़े हैं। सुखविंदर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरएलडी का पक्ष रखने के लिए विवेक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रदेश महासचिव हैं बिहार से लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमोद पासवान। प्रमोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए दारा सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। दारा सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं दीपक कुमार गुप्ता। दीपक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रदीप जी आपसे। मुझे ऐसा लगता है ये जो नई पारी है, तैयारी है, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है और चुनौतियां भी काफी सारी हैं। अब चुनौतियां, जो गारंटियां थी, जिनके लिए कहा गया था, वो तो है ही, पीएम मोदी की तो खुद भी हैं, लेकिन जो विभाग दिए गए हैं, जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, उनको भी तमाम चीजों को लेके आगे बढ़ना है। मुझे लगता है ये एक महत्वपूर्ण वक्त आज से हो गया, क्योंकि अब सारी चीजें हो चुकी हैं, अब काम करना है और जो कहा गया है उस पर खरा उतरना है। तो ऐसे में एक मजबूत विपक्ष भी आपको कहीं ना कहीं मिला है सत्ता पक्ष को, तो कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को कैसे लेकर जाएंगे और किस तरह की चुनौतियों को मानते हैं और कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं अब आगे? नमस्कार, आपके दर्शकों को प्रणाम और साथी वक्ताओं को भी प्रणाम। देखिए, ये अच्छी बात है कि विपक्ष इस बार मजबूत मिला है और मेरी शासन के खिलाफ प्रार्थना है कि एक मजबूत विपक्ष मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभाएगा। पिछले 10 वर्षों को अगर देखें, उसके अनुभव को देखते हैं, विपक्ष कैसे कमजोर था, कोलकाता का विपक्ष इस प्रकार का था नहीं। तो उससे अगर देखा जाए तो अब तक का इतिहास विपक्ष का उतना सराहनीय नहीं रहा है, जिसको एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी के लिए माना जाए। लेकिन इस पर आशा करते हैं कि विपक्ष पहले से अच्छी स्थिति में है, तो सरकार को परेशान न करके टीका टिप्पणी और नए जो प्रगति या नए जो बिल आएंगे उन पर अपना सकारात्मक पक्ष रखेगा, न कि अपनी जिद पे अड़ेगा, अपने हिसाब से चलेगा। हर चीज का प्रोटोकॉल होता है और अगर देखा जाए तो 99 सांसदों के साथ कांग्रेस पार्टी उसका 55 वर्षों तक का शासन का इतिहास रहा है। उन्हें शासन कैसे चलाना है, सबसे ज्यादा अभी तक उन्होंने ही चलाया है, तो उनको शायद उनके नेताओं को इसकी मात्रा का ज्ञान होगा, पर वो अच्छे से सदन को चलने देंगे। बाकी जहाँ तक सरकार की बात है, नए चैलेंजेस की बात है और नई चुनौतियों की बात है, जो उसको आगे लेकर चलने की बात है, तो आप एकदम से भरोसा कर सकते हैं आदरणीय मोदी के नेतृत्व में सरकार है। पिछले 2 वर्ष तो हालांकि देखिए विपक्ष कभी काम नहीं करेगा और निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था कितनी अच्छी थी, हम सबसे मजबूत यूपी में ही थे और यूपी में ही हमें आया। तो निश्चित तौर पर हमारी आत्मसमर्थन का विषय हम हैं, लेकिन जनादेश स्वीकार है सब मात्र पर हम जनता जनार्दन कहते हैं, तो निश्चित तौर पर जनता जनार्दन है, जनता ने अपनी बात रख दी, अपनी बात बता दी। अगर लोकतांत्रिक को गंभीरता से समझा जाए तो शायद ये आदर्श स्थिति है पूरे विश्व में। रूलिंग पार्टी है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जनता ने अपने मन की बात कह दी। कहाँ चुप थी, कहाँ ये अगर मैं कहूँ कि व्हाइट पेपर होगा आने वाले लोकतंत्रों के लिए, क्या कुछ पीछे कैसे समझ में आता है। सब कुछ अच्छा करने के बाद भी कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप रह गया, जिसके कारण से हमको ये देखना पड़ा। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि जिससे मोदी जी को पहले से ज्यादा एग्रेसिव है विकास कार्यों को लेकर के, हमारा 2047 का जो उनका लक्ष्य है उसी तरह से है। और आज नई मंत्रिमंडल जो बनी है, मैं आप देखें रिपोर्ट परफॉर्मेंस मंत्री रहे हैं, वित्त और विदेश मंत्रालय को लेकर के देखा जाए तो वो वही है, राजनाथ जी वही है, अमित शाह जी वही है, निर्मला जी भी है और जयशंकर जी भी है।
और अब देखते हैं स्वास्थ्य से लेकर के, और जो विभिन्न हमारे घटक दल है उनको भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई है। तो एक तरफा निर्णय नहीं है, सभी को बराबर का अवसर दिया गया है। और मेरी ऐसी आशा है कि हम अपने मापकों पे और अच्छे उतरेंगे और धार्मिक भूमि की सेवा में और ज्यादा एग्रेसिवली तत्पर होंगे। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। आपकी आवाज तो आ रही थी लेकिन काफी मतलब थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा था। मुझे नहीं पता, मे बी शायद नेटवर्क इशू है, लेकिन एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि क्लियरिटी नहीं थी आवाज में। सुखविंदर जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? सुखविंदर जी? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ ठीक है सुखविंदर जी, मुझे लगता है एक अच्छा विपक्ष भी हमको कहीं ना कहीं इस बार जनता ने जो जनादेश के साथ दिया है, बिल्कुल दिया है। और लेकिन महत्वपूर्ण ये हो गया जिस तरीके से मोदी कैबिनेट का गठन हुआ है, तमाम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, विपक्ष इसे किस तरह से लेता है, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स को इन्होंने देखा है। आप देखिए ना, सबसे ज्यादा मतलब 27 ओबीसी चेहरे हैं, 21 सामान्य हैं, 10 दलित हैं, 5 आदिवासी हैं। तो ऐसे करके एक पूरा फैक्टर उन्होंने ऐसा एक सेट किया है, बैलेंस करके थोड़ा चले हैं ताकि सबको सब कुछ भी मिले और किसी की नाराजगी भी ना हो और एक अच्छा काम हो पाए। कांग्रेस किस तरह से लेती है मंत्रिमंडल विस्तार को? राखी जी, देखिए, ये सरकार एक पब्लिक की चुनी हुई सरकार नहीं है। पब्लिक ने इनको जनादेश नहीं दिया, पब्लिक ने इनको 240 सीट दी। ये वही नरेंद्र मोदी है जो 400 पार की बात करते थे कि 400 पार सीट आएंगी, लेकिन पब्लिक ने इनको इग्नोर कर दिया। आज जो इनका मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जो इन्होंने विभाग बांटे, ये जंबो मंत्रिमंडल है। 70 जो मंत्री बनाए इन्होंने, अभी तो आप वेट करिए, ये 100 के पार जाएगा इनका आंकड़ा, क्योंकि अभी इनके बहुत से जो दल हैं वो चाह रहे हैं, हर दल इनका चाहता है कि हमें भी मंत्री बनाया जाए। आगे आने ये काम नहीं हो। इस बार आप देखना, ये सरकार ज्यादा टाइम, ज्यादा से ज्यादा हमने जो एनालाइज किया है कि ये सरकार 2, 4, 6 महीने की मेहमान है। इस देश में दोबारा से चुनाव होंगे और कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि लोगों का जो इस बार झुकाव था वो कांग्रेस की तरफ था। कई जगह हो सकता है हम कुछ उसमें लेट हो गए हो। पब्लिक ने हमारे लिए, पब्लिक ने आके चुनाव लड़ा। हरियाणा, पंजाब में तो ये हालत थी कि बीजेपी को गांव में बोर्ड लगा रखे थे कि बीजेपी बढ़े ना। और आज जो इन्होंने, जिन लोगों को इन्होंने मंत्रिमंडल में लिया, वो मंत्रिमंडल के सारे चेहरे, इनमें से ज्यादातर चेहरे वो हैं जिनको पब्लिक ने इग्नोर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। वो चुनाव हारे हुए लोगों को, चुनाव हार के इन्होंने राज्यसभा भेज दिया। अब वो राज्यसभा से किसी को भेज दिया, तब बना दिया किसी को इन्होंने। अब जैसे रवनीत बिट्टू है, वो हमारे राजा बड़िंग जी से चुनाव हारा। अब चुनाव हारे हुए, उसके अलावा बहुत से वहां सीनियर लोग थे जिनको अब ऐसे तो मैं ये कहूं कि इनका प्रदेश अध्यक्ष जो बलराम जाखड़ जी के लड़के हैं, तो जाखड़ साहब बहुत सीनियर नेता है, बहुत बढ़िया, लेकिन इन्होंने उनको भी नहीं बनाया। तो अगर सीनियोरिटी की बात होती है, अगर सरदार जी मतलब जैसे वो संधू साहब हैं अमृतसर से, वो बहुत काबिल हैं, और महारानी परनीत कौर बहुत काबिल हैं। तो इन्होंने अगर काबिलियत देखते तो उनको बनाते, लेकिन इन्होंने उन लोगों को बनाया जो घिसे पिटे चेहरे हैं। रवनीत बिट्टू क्या चीज है? रवनीत बिट्टू कल तक कांग्रेस में था, ये उसके खिलाफ बोलते थे, वो इनके खिलाफ बोलता था, आज वो इनके लिए बढ़िया हो गया। ऐसे ही इनके बहुत से चेहरे, कल ये नीतीश कुमार के बारे में गलत बोलते थे, आज वो नीतीश कुमार इनके साथ आ गया। 4 दिन बाद आपको पता है नीतीश कुमार पलटे आ जाए, 4 दिन बाद वो कहीं दूसरी जगह मिलेगा। ऐसे ही है चंद्रबाबू नायडू के साथ। तो ये आप देखिए, कल मुझे देख के बड़ी हंसी आई कि भाई नरेंद्र मोदी जिन लोगों को अछूत समझता था, जिनके पास खड़ा रहना भी मतलब उनको सही नहीं समझता था, उनको कहता था दूर हटिए। अपने मुख्यमंत्री को भी अपने से बहुत दूर रखता था। कल उनको जफ्फियां पा रहे थे कि आओ नजदीक आओ। उनको मतलब किस तरीके से इनको जब जरूरत पड़ती है तो किस तरीके से पब्लिक के बीच में मतलब उन लोगों की खुशामद करते हैं। तो ये सरकार, इन्होंने देखिए, इनके पास 9.5-10 साल का समय था, इन्होंने क्या किया देश के लिए? वही लोग हैं, वही सरकार है। जब इनके पास टाइम था तब तो किया नहीं इन्होंने 2 नौकरियां देने का भी वादा इनका था। इनका वादा 15-15 लाख लेके आने का था। जब 20,000 करोड़ ब्लैक मनी थी
तब ये कहते थे 15-15 लाख आ जाएंगे, उल्टा वो इनकी सरकार में 60 लाख हजार करोड़ होगी। ठीक तो ये आज ये वही सरकार है जिसने कोविशील्ड बनाई और लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को कोरोना टाइम में इंजेक्शन लगा के, उनको बहुत से लोग हमारे यहाँ भी, मेरे सामने उनकी डेथ हुई, कोरोना इंजेक्शन लगने के बाद उनकी डेथ होगी। तो आज भी जैसे देखिए वो यूके की अदालत में उन्होंने माना कि हमारी कोविशील्ड जो है वो सही नहीं है, उसकी वजह से क्लॉट्स बन गए। ठीक है, मैं रुकूंगी, वापस आती हूँ आपके पास। विवेक जी, आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है। विवेक जी, कैसे ले रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार को? और मुझे लगता है अब सब कुछ हो चुका है, अब बस काम पर लगना है और उसकी शुरुआत भी हो गई है। मुझे लगता है आज से उसकी शुरुआत भी करी है पीएम मोदी ने। किसानों की फाइल ही जो थी किश्त की, वो पहले आगे बढ़ी है, तो मुझे लगता है ठीक है, एक काम की शुरुआत भी हो गई। लेकिन कितनी चुनौतियां मानते हैं, किस तरह से ले जाएंगे? बार बार ये बात भी आ रही है कि साल 6 महीने से ज्यादा ये सरकार टिकेगी नहीं। नहीं, देखिए, पहले तो मैं यहाँ पे मंच पे उपस्थित जितने भी सम्मानित पैनलिस्ट हैं, सभी को मैं अपना प्रणाम समर्पित करूंगा और अपनी बातों को अनुमोदन से अभिव्यक्त करने की अनुमति पूरे मंच से चाहूंगा। ईश्वर करे कि सभी सुरक्षित रहें। हमारे देश में एक बहुत ही गंभीर हादसा हुआ है, एक जघन्य हत्याकांडी मैं कहूंगा। उसके लिए सबसे पहले तो शोक संतप्त परिवारों को मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और जो घायल हैं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको जल्दी से जल्दी ईश्वर ठीक करके उनके घरों पे भेजे। देखिए, कितनी आश्चर्य की बात है कि हमारे देश में विपक्ष की भूमिका आज इस तरीके से हो गई है राकेश जी, कि विपक्ष केवल और केवल सरकार को गिराने की बात करता है। सरकार कब गिरे इसके इंतजार में बैठा है विपक्ष, सरकार किस तरह गिरे इसका इंतजार कर रहा है विपक्ष। आश्चर्य की बात है कि हम नए भारत की बात करना ही नहीं चाहते हैं, हम भारत को अंतरराष्ट्रीय पटल पर स्थापित करना ही नहीं चाहते, हम भारत को एक महाशक्ति के रूप में उभरते हुए देखना ही नहीं चाहते। मैं कहता हूं कि अगर सरकार की कोई अनियमितता सामने आती है तो ठीक है ना, सरकार अगर नहीं संचालित होगी तो विपक्ष को बिल्कुल मौका मिलेगा। लेकिन उस उद्देश्य को सार्थक करने के लिए विपक्ष दिन रात केवल सरकार गिर जाएगी, एनडीए किसी तरीके से ध्वस्त हो जाए, इस उद्देश्य पूर्ण रवैये को जब अपनाता है तो यकीनन ऐसा लगता है कि भारत के अंदर ही भारत को विखंडित करने वाले विपक्ष के बारे में क्या कहा जाए, ऐसे शब्द मुझे लगता है कि नहीं मिलते। लोग हंसते हैं, आश्चर्य करते हैं। भाई, विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं टेक्निकली अगर कोई इश्यूज आएंगे तो उस इशू को देखा जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं विपक्ष को फिलहाल सरकार को घेरने के लिए, सरकार को मुद्दों पे घेरने के लिए, सरकार को किस तरीके से आम जनमानस की समस्याओं को सुलझाया जाए, उसको लेके कोई समीक्षा या कोई किसी भी तरह के सुझाव है तो उसकी तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि आज लेकिन विपक्ष की स्थिति यह है कि विपक्ष न अपने आप को स्पष्ट कर पा रहा है, और दूसरी बात तो आप जानती हैं कि विपक्ष के नेता जब तक बयान देते हैं, जब तक जनता समझती है, तब तक दूसरे चुनाव आ जाते हैं। तो ये भी इनकी एक हताशा है। लेकिन आज मैं विपक्ष की आलोचना में बहुत समय व्यर्थ नहीं करूंगा, क्योंकि विपक्ष को समझाया उसको जाता है जो वास्तव में समझने के लिए तैयार हो, जो अपने जिम्मेदारी कर्तव्यों के निर्वहन के लिए तैयार। बराबर, आज बहुत अच्छी बात है, मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने पार्टी के नेता आदरणीय श्री जयंत चौधरी जी को जो उनको मंत्रालय दिया गया है, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के साथ, अब सबसे बड़ी बात है कि स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल और शिक्षा मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार का जो उनको एक मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। बिल्कुल मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि आज की कृषि को कम से कम ये इस बात जरूरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप के साथ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और मैं धन्यवाद देता हूं एनडीए सरकार को, मोदी जी को विशेष करके, कि उन्होंने किसान और किसानों के हितों को संवर्धित करने के लिए सबसे पहले किसान निधि की फाइल कलम उठाते ही 3.0 के कार्यकाल में किसानों के लिए जो हमारी एक मांग भी थी, इस पे हमारे चूंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं अनिल दुबे जी, उन्होंने भी राज्य मंत्रियों से चर्चा की थी, उस प्रतिवेदन को भी हमने वहां तक पहुंचाया और मोदी जी ने कलम उठाते ही किसानों के लिए सम्मान निधि की घोषणा करते हुए उसका प्रपत्र जारी कर दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बहुत अच्छी बात है कि हमें एक अवसर मिला है कि किसानों को, भारत के किसानों को आधुनिक ऑर्गेनिक खेती में टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से दे करके हम उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाएं, उसका एक मौका, एक चैलेंज हमको मिला है। और इसके लिए यकीनन मैं तो चाहूंगा कि विपक्ष भी कुछ सुझाव लेकर के आए, कैसे टेक्नोलॉजिकल तरीके से सोर्सेज के माध्यम से मशीनों को सब्सिडाइज किया जा सकता है, उस पर बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप लोग कोई भी सकारात्मक सुझाव लेकर के आएंगे तो मैं स्वागत करूंगा और मैं चाहूंगा
कि आप हमको सपोर्ट करिए, क्योंकि हमने देखा है, जैसे हम यूट्यूब पे भी ढूंढते रहते हैं, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी ट्वीट किया था, विदेशों में खेती के लिए ऐसे ऐसे संसाधन आ चुके हैं जिसमें किसानों का समय भी बचता है, उत्पाद भी ज्यादा होती है। जिन्होंने कहा था चौधरी चरण सिंह का जो बंगला है हमें वो वापस दे दिए, थोड़ी कुछ टाइम पहले की बात है। अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आप मुझे लगता है एक वरिष्ठ प्रवक्ता है, अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं, तो नरेंद्र मोदी की अपनी बात पूरी कर लूं राखी जी, अगर आपकी अनुमति हो तो। टाइम से जो बंगला है वो बंगला वापस दीजिए, लेकिन राखी जी मैं ठीक है, एक मिनट सुखविंदर जी, एक मिनट मैं आ रही हूँ आपके पास वापस। विवेक जी थोड़ा जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये चाहूंगा, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी ट्वीट किया था, क्योंकि हमें जो प्रभार मिला है, जो हमारी जिम्मेदारी, आज किसानों के प्रति हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है राखी जी। और मैंने देखा है कि विदेशों में ऐसे ऐसे संयंत्र हैं जिनको कि आज भारत में सब्सिडी और सब्सिडाइज करके किसानों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। ऐसे ऐसे ऑर्गेनिक खेती के तरीके हैं, ऐसे ऐसे संसाधन है, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जिनको भारत में लॉन्च करने की, लाने की आवश्यकता है। हमें बहुत अच्छा है, मतलब हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमको किसानों के साथ टेक्नोलॉजिकली एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से सीधे जुड़ने का मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वापस आऊंगी। दारा सिंह जी आवाज पहुंच रही है, मैं 1 मिनट आ रही हूँ सुखविंदर जी। दारा सिंह जी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट किया आपने, अनम्यूट कीजिएगा। हाँ दारा सिंह जी, मुझे लगता है जिस तरह से बिहार को एक अच्छा आंकड़ा मिला मंत्री के रूप में, उत्तर प्रदेश से भी काफी अच्छे अच्छे नाम और काफी संख्या निकली है, तो कितना महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए देखेंगे, क्योंकि जो सांसद होते हैं मुझे लगता है बड़ा उनकी जिम्मेदारी होती है उनकी लोकसभा से। दूसरा प्लस कई सारी गारंटियां हैं, जो उनके बड़े फैसले, जो पीएम मोदी ने कहा था, वो कहते थे कि 10 साल का कार्य तो सिर्फ ट्रेलर है, तीसरा कार्यकाल जो होगा वो कई बड़े फैसलों वाला होगा, तो कई सारे गारंटी, कई सारे बड़े फैसले तो उनके हैं जिस पर उनको खरा उतारना है। तो कितनी मजबूती से इस पूरे मंत्रिमंडल को देखते हैं, जिस तरह से विभागों का बंटवारा भी हो गया है, और क्या लगता है कि चुनौतियों से पार पा पाएंगे? दारा सिंह जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे लगता है कुछ इशू है, कुछ टेक्निकल इशू है। एक बार दोबारा से कनेक्ट करते हैं हम आपको जल्दी से, उसके बाद बात करते हैं। दीपक जी मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? हाँ दारा सिंह जी बोलिए। नहीं दारा सिंह जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक किसका ऑन है? पीछे से काफी नॉइज भी आ रहा है, प्लीज उसको म्यूट करिए यदि किसी और का माइक ऑन है तो। दीपक जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ दीपक जी, मुझे लग रहा है काफी नॉइज आ रहा है, शायद उसको हम एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे सुन पा रहे हो तो प्लीज मुझे लगता है इस चीज को मैं आगे बढ़ाऊंगी कि 10 साल का कार्य तो सिर्फ ट्रेलर था, तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों वाला होगा। कई सारी गारंटियां पीएम मोदी की हैं, कई सारे मुद्दे हैं जिस पर काम करने की जरूरत है। क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती होंगी, और साथ में जिस तरीके से तमाम मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और सबकी अपनी एक जिम्मेदारी है, और सब लोगों को साधने का एक संतुलन बिठाने की जो कोशिश की है, उसे किस तरह से देखते हैं? मैम नमस्कार राधे राधे। मैम सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो आप ये कह रही है ना, जो सबसे बड़ी चुनौती है अपने कार्यकाल को आगे चलाने की, पहले कार्यकाल चलना स्टार्ट तो हो, क्योंकि जिस तरीके से पोर्टफोलियो बांटे गए हैं, अगर उनको आप डिटेल में चेक करें तो इन पोर्टफोलियो में साफ नजर आ रहा है कि ये किसी और चीज को साधने की कोशिश करी जा रही है। जैसे कि मंत्रालय जो बांटे गए हैं, जो पिछली बार मंत्रालय बांटे गए थे जिन लोगों को, उनको ही रिपीट करा गया है। उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए ना देखते हुए ये समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, अगर आप उनको पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को भी चेक करें तो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर फेलियर, ये सबको पता है कि उनका फेलियर था, क्योंकि उनको दोबारा से फाइनेंस मिनिस्ट्री दी जा रही है। इसके अलावा नीचे भी अगर मिनिस्टर्स देखें, अब जैसे ये अपने बीरेंद्र सिंह जी के जो बेटे हैं, किस बात से लिया क्या है, इलेक्शन हार गए, उसके बाद भी इसको ले लिया गया है, तो ये तो कहीं ना कहीं चीजों को
साधने की कोशिश हो रही है। ये मुझको भी लगता है कि ये सरकार को चलाने की कोशिश है। ये पहली चीज है, ये साधने की कोशिश। ठीक है दीपक जी, ठीक है। दारा सिंह जी, अब आ रही है मेरी आवाज? चलिए, दारा सिंह जी कनेक्ट नहीं है। सुखविंदर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए पहले। जी सुखविंदर जी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले अपनी बात रखिए। राखी जी, देखिए, आप इनको जानते हैं। अभी समय जो ये बात कर रही है ना कि हम डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट का समय इनको पहले भी मिला। ये कोई पहला मौका नहीं है कि इनको आज डेवलपमेंट का मौका मिला, आज ये सपने दिखा रहे हैं। सपने, कोई समय था जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए, एक एक किसान ने, गरीब ने, मजदूर ने, कर्मचारी ने, सभी ने इनको वोट दिया कि भाई सबको इनसे आशा बहुत थी कि बहुत कुछ करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने किया कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने खाली जुमला बेचा। और 10 साल की सरकार में आज देखिए, आज किसान दुखी, कर्मचारी दुखी, गरीब दुखी, अब एक व्यापारी दुखी। इनकी सरकार में कोई एक वर्ग ये गिनाए कि हमारी सरकार में बहुत अच्छे काम हुए हैं। आज देखिए, इन्होंने कितनी 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था पहले में। मुझे नहीं लगता इनकी स्मार्ट सिटी धरातल पे कहीं आई बनी हो सकता है इन्होंने चांद पे बना दी हो। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया तो 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरी देनी थी। उल्टा 30 लाख नौकरियां केंद्र में इनकी पेंडिंग पड़ी है। प्रधानमंत्री जी उसके बारे में बताएं। तो इन्होंने मतलब पूरे देश के अंदर जुमले के सिवाय कुछ नहीं किया। सबसे ज्यादा अगर बीजेपी सरकार का नुकसान हुआ तो किसान का। किसान को इन्होंने मार दिया। किसान क्या चाहता था? पहले तो इन्होंने कोरोना टाइम के अंदर 3 काले कानून लेके आए। लेकिन सुखविंदर जी, आज जो शुरुआत उन्होंने करी, जो जिम्मेदारियां लेते हुए सबसे पहले उस फाइल को उठाया जो किसानों से ही संबंधित है, वो एक क्या मैसेज देने की कोशिश? देखिए, मैं भी, मैडम राखी जी, मैं किसान हूँ, मुझे 2000 नहीं चाहिए। 2000 में क्या बनता है? साल के 6000 दे दो। मैं कहता हूँ मुझे एमएसपी दो, मेरी फसल का रेट दो, मुझे 7000 एक समर्थन दो हमारी फसल का। जो देखिए, आप एक चीज बताइए, एक 1970 के अंदर एक टीचर की सैलरी 70 रुपए थी। आज एक टीचर 1 लाख रुपए के करीब ले रहा है। आज 1970 के अंदर 70 रुपये कनक का रेट था, आज कनक का रेट 2200 रुपये। तो किसान मरेगा, किसान जिएगा कैसे? एक टीचर को 1400 गुना उसका रेट बढ़ा, उसकी सैलरी, और किसान की 20 गुना 22 गुना। तो जब तक किसान को 7000 रुपये रेट नहीं मिलेगा, 7 साढ़े 7000 रुपये रेट होना चाहिए था। ये वही सरकार है जिन्होंने कहा था कि हम आपको एमएसपी देंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, आपके खर्च गिनेंगे। अगर ये सारे खर्च काउंट लगा के किया जाए तो सरकार 7000 से कम तो नीचे बैठती नहीं किसान की। ये देखिए, एम्प्लॉइज को महंगाई भत्ता देते हैं, हर किसी को देते हैं, लेकिन किसान कहाँ जाए? किसान मरे, क्या करे किसान? ठीक है, इन सबके साथ साथ कई सारे और मुद्दे हैं। अभी मैंने कहा ना, चुनौतियां वो सारी भी हैं कि एक तो साथ लेके आप आगे बढ़ें, फिर वो जो प्रोमिसेस किए थे उनको पूरा करें, उसमें भी सलाह मशवरा की जरूरत पड़ेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि बस वन मैन आर्मी वाली कहानी तो इस बार खत्म हो गई है। ठीक है राखी जी, मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूँ। अगर ये कुछ करना चाहते हैं किसान का, पहली कदम से एमएसपी की गारंटी, कानूनी गारंटी दें एमएसपी को। 7000 रुपये रेट तय करें फसल का। किसानों का जो पिछला लॉस हुआ है उनको ये उनका कर्ज माफ करें। 700 किसान हमारे देश की बॉर्डर पे मर गया है, उन किसानों का ये उनको मुआवजा दें। हमारे पंजाब के किसान शुभकर्ण सिंह को हमारी बीजेपी सरकार, ठीक है सुखविंदर जी, सरकार ने मतलब वो उसको मुआवजा दे। वो बच्चा कैसे वापिस आ सकता है? इनकी सरकार के अंदर एक जो किसी को प्रसादा चखा रहा था उसको लेके आए, उसको बोरी के अंदर बंद करके उसकी टांगे तोड़ दी। वो पीजीआई में पड़ा है, आपने देखा पूरे देश ने।
तो इन्होंने जितनी ज्यादती किसानों के साथ की, इतनी किसी के साथ नहीं हुई आज तक। ठीक है। ऐसी सरकार कभी किसी देश में देखी नहीं जैसी मैं रोक सरकार रही हूँ आपको। देखिए अब जो सरकार है वो आगे कैसे चलेगी, आपको भी एक मजबूत विपक्ष की तरह भेजा है, कहीं कोई समस्या है, कोई ऑब्जेक्शन है, आप पूरे अधिकार से अपनी बात को रख सकते हैं। विवेक जी 1 मिनट रुकिएगा। प्रदीप जी, बहुत सारी बात यहाँ पर निकल कर आई है, चाहे वो किसानों से रिलेटेड हो, मुझे लगता है कई सारे मुद्दे हैं। एक देश एक चुनाव है, समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू करना है, आयुष्मान भारत का विस्तार करना है, पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने, नए घर जो बनने, वो ये तमाम गारंटियां, ये सारी जिम्मेदारी लेकर चलना है, प्लस जो साथ हैं उनको भी लेके चलना है। जैसे तौर पे देखिए, एक तो जैसा कि आपने शुरू में बोला कि अभी तो ये ट्रेलर था, अब तक से घर से काम होगा, लेकिन देखिए बता रहे थे, लगा रहे थे, और पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आप थोड़े कुछ पार्टों के अलावा और कोई किसान, हालांकि वो बहुत विवादास्पद है, उस पर जाऊंगा तो चर्चा लंबी हो जाएगी, लेकिन ये जो है इतना गुंजना बजा आए, पूरे जनता को कन्विंस कराए और ले दे करके वही 99 के 99 इनके पास सांसद आए। यानी इनकी बातों को जनता ने नकार दिया, इनके जो ये अफवाहें फैला रहे थे उसको जनता ने नकार दिया। मोदी जी की जो नीतियां हैं किसानों को लेकर के, क्योंकि हम अभी थोड़ा सा ऐसे दबाव में है, लेकिन दबाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय वो और बढ़िया परफॉर्मेंस देती है। तो ये वेट करें और सदन को एक बार चलने दें, सामने आ जाएगा कि उनकी नीति और उनकी नीयत में क्या है। और देखिए मोदी जी तो अपने काम में लगे रहे हैं। सुखविंदर जी 1 मिनट सर, बंद होने वाली नहीं है और वो आगे चलेंगे और उनको कोई रोक नहीं सकता, विपक्ष कितना भी मजबूत हो जाए। ये किसी भी ऐसी योजना जो जनहित की है उसको ये रोक करके अमंगा नहीं लगा सकते। अब इनके विचारों से कांग्रेस के नेता जो इतनी बातें बता रहे थे, असंतुष्टता जो परीक्षा पे ये लोग बैठे हैं, ये कभी संतुष्ट होने वाले नहीं है, या कभी भी कोई सकारात्मक मुद्दे को लेकर के नहीं आएंगे कि भाई इसमें और ऐसा कर लिया जाता तो और अच्छी हो जाती। केवल नुक्स निकालना, और ये इनकी आदत हो गई है। मुझे नहीं लगता कि विपक्ष कोई सकारात्मक भूमिका निभाने वाला है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार जो है जनहित के काम करती रहेगी और आगे से और तेज करेगी। जिन भी योजनाओं को आपने गिनाया है, योजनाएं बढ़ सकती हैं, घट नहीं सकती है, उनका स्वरूप जो है और बढ़िया हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा किसानों के लिए हो सकता है, लेकिन ऐसा कहा जाए कि उनकी तकलीफों को देख करके हम उसको कुछ यू टर्न लेने या मोड़ दे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए 1 मिनट, विवेक जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। विवेक जी बोलिए, थोड़ा जल्दी से बोलिएगा। बट ये बीजेपी सरकार, मैं ये कहना चाह रहा था राकेश जी, नहीं मैं ये कहना चाह रहा था 1989 में उद्योग मंत्री रहते हुए यूपी में 44 चीनी मिलों की स्थापना अजीत सिंह जी ने करवाई थी। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। मैं किसी भी सरकार को आलोचित नहीं करूंगा, क्योंकि ये हमारी पहली डिबेट है सरकार बनने के बाद, तो मैं मुद्दों पे ही बात करना चाहूंगा। कृषि मंत्री के रूप में किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज के ब्याज को कम करवाने का काम अजीत सिंह जी ने किया था। मेरा ये कहने का सिर्फ तात्पर्य इतना है कि हम केवल मुद्दों पे अगर सार्थकता से बात करें, मैं कह रहा हूं आप आलोचना करिए ना, बिल्कुल करिए, लेकिन उस मुद्दे पे, जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, उस मुद्दे पे संशोधन क्या कर रहा है वो भी तो बात होगी ना। आप ही की सहयोगी घटक दल है ना आम आदमी पार्टी, जिससे पंजाब में 5 मिनट में एमएसपी लागू करने की बात की थी, क्या वो एमएसपी लागू हो गई? मैं तो ये कह रहा हूं ना, मैं तो सवाल उठाऊंगा, मुद्दों के आधार पर उठाऊंगा, मुझे व्यक्तिगत आलोचना में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज भारत को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में हमें क्या कदम उठाने हैं जो हम नहीं उठा पाए हैं। आप इसकी बात करते तो शायद आज ये डिबेट सार्थकता जोड़ जाती। देखिए, एक तो प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए। दूसरा महत्वपूर्ण यहाँ पर एक बात ये भी है कि सिर्फ हम फोकस किसानों पर ना करें, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, आज उन्होंने पहली फाइल उसको बढ़ाया, इसलिए वो विषय आया है। किसानों के मुद्दे पे हम बाद में भी बात कर सकते हैं। ओवरऑल देश को चलाने की बात हो रही है, देश को बढ़ाने के लिए जो मुद्दे उनकी बात हो रही है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, अगर हमें किसी ने वोट नहीं भी दिया तो भी हम पीएम आवास योजना को लागू कर रहे हैं ना, हमने उसको रोका तो नहीं है ना, हमने उसको बंद करने की बात तो नहीं की ना। आप ही ने अभी एक बात स्पष्ट की ना कि 3 करोड़ जो मकान नए बनने हैं उनकी बात हो रही है और उस दिशा में काम भी होगा। आयुष्मान योजना के माध्यम से बिल्कुल हम चाहते हैं कि हम लोगों तक पहुंचे। जो हमारी आर्थिक नीतियां थी, उस आर्थिक नीतियों के माध्यम से स्टार्टअप इंडिया का जो एक कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल लोगों में जाना चाहिए। जो युवा दिल्ली में शराब पी करके, एक बोतल पे एक फ्री पी करके अपने नौजवानी को, अपने जवानी को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो स्किल इंडिया। आपने जो ऑनलाइन, आपने जो पोर्टल की गेम खेली, इसमें तो किसान कितने के % पढ़े लिखे हैं?
आपने किसानों की कमर तोड़ दी। ठीक है, उनको सही एक मिनट। तरीके से मिल ही नहीं पाता। विवेक जी एक मिनट रोक रही हूँ। सुखनंदन जी प्लीज एक मिनट, है ना। दारा सिंह जी की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है, एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए। दारा सिंह जी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी, सभी को नमस्कार। हाँ दारा सिंह जी, मेरा देखिए- सवाल सुना था, उसको कंटिन्यू करिएगा प्लीज। हाँ हाँ, सवाल था आपका। बड़ी अजीब विचित्र कहानी है हमारे देश की। जिस देश में हम रहते हैं उसी देश के साथ गद्दारी करते हैं, और बात हम किसानों की करते हैं, देश विकास की बात करते हैं। हम जिस प्रदेश में रहते हैं वो उत्तर प्रदेश है। इसी उत्तर प्रदेश में जब विकास की दौड़ माननीय अखिलेश यादव जी ले जा रहे थे, तो यही भारतीय जनता पार्टी जो है सड़कों पे आती थी। पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जब हमारे किसान भाई, हम भी किसान हैं, शहर में नहीं रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो किसानों की दर्द बता रहे थे। अभी कुछ लोग, वो लोग बता रहे थे जो खुद आंदोलन में गए थे, वो इतनी लाठियां पड़ी थी और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कितनी खराब है, क्या क्या नहीं उन्होंने कहा था। आज उनको किसान का दर्द नजर आ रहा है। आजकल जो चवन्नी ठन्नी है वो भी किसानों की बात करने लगे हैं। तो ये देखिए राखी जी कि जो ये सरकार जो खुद नहीं पता है कि हम कब हमारा एक टायर पंचर हो जाए, कब हम नौकरी से निकाल दिए जाएं, वो लोग बता रहे हैं देश विकास, आयुष्मान कार्ड, किसान निधि 17वीं बार आई है, 2000 रुपया आया है किसानों के खाते में। उन किन किसानों के खातों में आया है ये किसी को नहीं पता, और किसानों को क्या क्या लाभ और दिया जाता है और उनसे लिया क्या क्या जाता है ये किसी को नहीं पता। तो हम बता दें, गैस का रेट इस समय 950 रुपया है। बिजली का बिल कितना आ जाए उनके घर का कोई पता नहीं, अनलिमिटेड, मीटर जितना तेज चाहता है उतना बिल भेजा जा रहा है। कहीं कहीं पे टेबल है, उनको बिजली के कनेक्शन ही नहीं दिए गए हैं, काट दिए जा रहे हैं। 5000 कर्जा हो गया, चलो भैया काट दो इनका। ये किसान है। किसान की फसल सबको पता है, जब तैयार होती है तो या तो बारिश में बर्बाद हो जाती है तो बाढ़ में बर्बाद हो जाती है, मगर 5000 रुपए सरकार को लेना है, जो सरकार राहत के लिए बनाई जाती है। दूसरा चीज आते हैं, पेट्रोल डीजल खाद में कटौती करती, मतलब 2000 रुपया लेकर 16,500 वापस लेती है किसान से। अरे शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिसके मुंह से किसान शब्द निकलता है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो देश का विकासित कहते हैं। एक बताइए, कल एक जगह जश्न मनाया जा रहा था, शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, दूसरी तरफ हमारे भाइयों पर गोली चलाई गई आतंकवादी की तरफ से। बड़ी दुखद खबर थी। ठीक, आते हैं मणिपुर पे। मणिपुर मैं इसलिए रिपीट करता हूं कि मणिपुर में फिर सीएम के ऊपर हमला हुआ और प्रधानमंत्री जी जो कल शपथ ले लिए, अभी तक उनको कोई ये नहीं याद आया कि माँ याद आ जाए मणिपुर का। और पिछले 10 सालों में बता रहे थे कि हम 10 सालों में इतना कर दिए। पिछले 10 सालों में आप दाल खरीदे होंगे, सब्जी खरीदे होंगे, दवाई खरीदी होंगी, और उन दवाइयों के रेट क्या थे और उनकी क्वालिटी क्या थी। आप बिस्कुट एक ले लीजिए, पार्ले बिस्कुट कितने का आता था और कितना बड़ा डिब्बा होता था। गरीब परिवार जो है अगर खेत में निराई कर रहा होता था, 5 रुपए का बिस्कुट खा लेता था, पानी पी लेता था, तो दोपहर तक काम कर लेता था। मगर आज 5 रुपए में आप कोई काम नहीं कर सकते। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 10 सालों में हम लोगों को तोहफा दिया। हम मतलब जनता में हम भी लोग आते हैं विपक्ष में और कहते हैं कि विपक्ष साथ नहीं देता। भैया विपक्ष से आपने कब साथ लिया? जब कोरोना काल आया विपक्ष ने ट्वीट किया, उस मीडिया में बोला, तब आपने तुम उसको देशद्रोही घोषित कर दिया। वैक्सीन आपने लाए, जब वैक्सीन का हम लोगों ने कहा कि इसकी क्वालिटी क्या है, तो आप लोगों ने हमें देशद्रोही घोषित कर दिया। जब हम लोगों सड़कों पर इस बार कुछ गारंटियां और मुद्दे हैं बड़े महत्वपूर्ण जो रखे गए हैं, उसमें कितनी भागीदारी हो सकती है? मतलब एक कितना बड़ा सुझाव के तौर पर, क्योंकि अब तो आप लोग का अधिकार है। देखिए राखी जी, गारंटी उस व्यक्ति की होती है जो जनता के सामने आंख से आंख मिलाकर बात करे। पिछले 10 साल में अगर बता दीजिए नरेंद्र मोदी जी की कहीं प्रेस वार्ता किया हो, आप बता दीजिए कहीं जनता के साथ उन्होंने स्वाद किया हो। बच्चों से मिलने गए थे, तार के उस पार बच्चे थे और अपना इस पार थे, ऐसे फोटो खिंचाते हुए नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, और उनकी गुणगान के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं।
इनसे भी पूछना चाहता हूं कि आपका परिवार होगा, रिश्तेदार होंगे, जरा उनसे भैया एक बार अपने रिश्तेदारों को फोन करना इस डिबेट को खत्म होने के बाद, और ये बताना कि भैया हो, पहले आप दाल कितने रुपए में खरीदते थे और आज कितने में। हाँ, हो सकता है कि आप डिबेट पे हैं, आपको भारतीय जनता पार्टी पूरा पैसा देती होगी, आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पेट्रोल 45 रुपए मिलता होगा, 50 किलो की बोरी आपको मिलती होगी, आपका जो मीटर है वो सही चलता होगा, हो सकता है आपका। मगर भाई साहब, गांव में जो एक झोपड़ पट्टी है, उसके घर में अगर 2500-3000 का बिल आ जाता है ना, तो उसकी आंखें निकल आती है। ठीक है, और ये दारा सिंह बात जी सुनना, राखी जी बस एक सेकंड जल्दी से। खत्म करता हूं। हाँ। बस ये मैं पूछना चाहता हूं, जो एक ससुराल वाली आई है, एक नई नवेली सरकार, क्या जेठ को खुश कर पाएगी? क्या ननद को खुश कर पाएगी? क्या सास को खुश कर पाएगी? ठीक है, बस राखी जी। ठीक है, ठीक है, मैं जवाब भी लूंगी। उससे पहले विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए, फिर मैं प्रदीप जी की प्रतिक्रिया लूं। सुन रहा था, चूंकि दारा सिंह भैया एक वरिष्ठ नेता भी हैं और अभिभावक स्वरूप हैं, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि अभी जो इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई दारा भैया, जरा मुझे ये भी बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी क्यों आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का समर्थन करती थी या प्रयास करती थी? ये कौन सी देशभक्ति थी, जरा मैं ये जानना चाहूंगा। राखी जी, आपके माध्यम से मैं पूछूंगा बड़ी शिष्टाचार के साथ कि समाजवादी पार्टी में जो आतंकवादी गतिविधियों में ब्लास्ट के दोषी पाए जाते थे, समाजवादी पार्टी की ऐसी कौन सी देशभक्ति थी जिसकी वजह से कि वो उन आतंकियों के मुकदमे वापस लेने की पैरवी कर रही थी? बस इसका जवाब दिला दीजिए, मैं देशभक्ति की परिभाषा भी जान जाऊंगा। जरा मैं जवाब लूंगी, उससे पहले प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं, उनकी भी बात आ जाए। प्रदीप जी बोलिए। जी राखी जी, ये वही वक्ता थे ना जो कार में बैठ करके किसान होने का दावा कर रहे थे। अगर ये दुखी हैं तो मैं ऐसा चाहूंगी कि भगवान ऐसा किसान, हर किसान ऐसा हो जाए जिसके पास कार हो। इनके दुख की तो पराकाष्ठा नहीं है। मेरे से पहले वाले वक्ता ने जो प्रश्न पूछा वही प्रश्न मेरा भी, और मैं उनकी प्रश्न से सहमति बताता हूँ कि ये बड़ी बड़ी और चिकनी चुपड़ी बातें और बड़े चिकने घड़े की तरह से कह के चले गए, लेकिन इन दो सवालों का जवाब है। बड़ा किसान होने का दम भरते थे, कितने टैक्स दिए थे, और आरटीआई आपने इनकम टैक्स कितना भर रखा है, और गाँव में रहते हैं, शहर में रहते भी नहीं है। तब तो धन्य है ये देश, बीते 10 वर्षों में इतनी प्रगति हो गई कि एक संतुष्ट किसान भी जो है कार से चल रहा है। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। ग्लास निकालो। मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? दारा सिंह जी, प्लीज कुछ पूछा प्रदीप जी ने और विवेक जी ने। देखिए, अब आप देख लीजिए, इनके सवालों में जवाब है। मतलब सुखविंदर जी, एक किसान मिनट। के पास था। सुनिए, ये जानते क्या है, जैसे नरेंद्र मोदी जी 75 बार कपड़े बदलते हैं, समझते हैं पूरा देश कपड़ा बदलता होगा। सुखविंदर जी, एक मिनट, जवाब आने दीजिए। देखिए, पहले मैं आर्मी के जवानों को जवाब देता हूँ। जो हमारे यहाँ पे जय जवान सुखविंदर जय जी, किसान। जवाब आने दीजिए प्लीज, एक मिनट। विवेक जी, इसी पार्टी के साथ आप सहयोग में कदम से कदम मिलाकर चले हैं। और दूसरा चीज, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली चीजें हैं भाई, ये तो आप छोड़ दो। आपके जो पार्टी के जो पूर्व, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है तो राखी जी मैं तथ्यात्मक रूप से बता दूं, पूरा सुनिए, लखनऊ, बिजनौर, गोरखपुर, वाराणसी में तथ्यात्मक रूप से बता दूं, बताइए तो मैं। उनकी तिथि पे लोग नमन करते हैं। दिन तारीख धाराओं के साथ बता दूं, मामला कोर्ट में लंबित है कि नहीं लंबित है वो भी बता दूं, किसने क्या प्रयास किया वो बता दूं। वाराणसी 2006 में संकट मोचन मंदिर और कैंट स्टेशन पे ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में 26 लोगों की मृत्यु हुई थी। प्रदीप एक मिनट। कार उठाया और सीधे आगे डिबेट करने के लिए। देखिए, मुझे एक बात समझ नहीं आती, जो मुद्दे हैं पुराने वो एक तरफ हुए, वर्तमान में जिन प्रोमिसेस के साथ थे, जो मंत्रिमंडल हुआ है उसे कैसे लेके जाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती है। उस पर बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है। खैर ठीक है, मैं सबको यहाँ रुकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। अब दीपक जी, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, ये पक्ष विपक्ष नोकझोंक करेगा और अब तो मजबूत विपक्ष है तो वो और ज्यादा होगा, लेकिन मुझे लगता है जो कमिटमेंट के साथ आए थे उसको लेके किस दिशा में बढ़ना है, इस पर बात करें तो बहुत बेहतर होगा। बाकी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। पहले मैं आपके कुछ सवाल का जवाब देना चाहूँगा। जो दीप जी ने कहा ना, पूरी बात सही है। पहले लोकसभा को चलाना जरूरी है, तो पहले तो मोदी जी की कोशिश है कि लोकसभा चलेगी कैसे।
उसके लिए ये सब चीजें साधी जा रही है। दूसरा जो आज कहा गया है वो आप सोचिए ना क्यों कहा गया है, क्योंकि हरियाणा के और बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं। हरियाणा और बिहार के इलेक्शन को देखते हुए किसानों को एक छोटा सा वो दिया गया है कि किसानों के लिए हम खड़े हैं, ठीक है ना। दूसरा चुनौती बहुत बड़ी है और इसको लेके चलना बहुत टफ है, क्योंकि 70 लोग तो अभी जुड़ चुके हैं और अभी और बहुत लोगों को जुड़ना है। एनडीए अलायंस में एक एक सीट वाले बहुत सारे दल हैं, सबकी अपनी अपनी अपेक्षा रहेंगे कि हमें कुछ न कुछ पोर्टफोलियो मिले। ठीक है। इसलिए सबसे पहले इकट्ठा करना बहुत जरूरी है, लोकसभा के अंदर जाना, अपने शासन को हासिल करना और सरकार को आगे लेके जाना और पहला सत्र बुलाना, ये सबसे ज्यादा सब चीजें तो बात के कमिटमेंट कैसे पूरी होगी। ठीक है। बहुत दिक्कत है। चलिए दीपक जी, आपका भी ना ऑडियो बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था आज, पता नहीं सभी मेहमानों के साथ ऐसा क्या हुआ, मे बी शायद कुछ टेक्निकल इश्यू नजर रहे हो। खैर ठीक है, फिलहाल तो समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, एक एजेंडा था इस मंत्रिमंडल विस्तार का, आखिरकार किस तरह से विस्तार हुआ, विभाग मिल चुके हैं, जिम्मेदारियां चुनौतियां भरपूर हैं, कैसे लेकर चलना है इस पर बात करनी है। लेकिन अब वो लड़ाई यहां से शुरू होती है, क्योंकि विपक्ष भी मजबूत है, तो वो किसी मुद्दे पर एक तरफा जाने नहीं देगा। अब देखते हैं, इसको आने दीजिए और एक पूरी प्रोसेस में आने दीजिए, फिर देखते हैं आखिरकार मुद्दों पे कितनी बात आने वाले समय में हो पा रही है और इन चुनौतियों से कैसे पार पाती है मोदी सरकार। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।